नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेने जा रहे हैं क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 वायु। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हम सांस लेने के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके अलावा वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें विद्यमान होती है, कितने कितने परसेंटेज पे ये विद्यमान होती हैं, वायुमंडल में कौन कौन सी परतें हैं, इन परतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं पाठ की तरफ। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। बेटा ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अंडरलाइन कीजिए कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। समझ में आया? ऐसा क्यों? क्योंकि वायुमंडल के अंदर ऐसी कुछ गैसें होती है जिन्हें हम सांस के रूप में लेते हैं। यदि हम इन सांस के रूप में इन गैसों का प्रयोग न करें तो हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए वायुमंडल की वजह से ही हम जीवित हैं आज। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। आपको जैसा कि पता है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। तो जो वायुमंडल की जो तीसरी परत यानी कि ओजोन परत है, वो ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है। इस प्रकार ये वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय में सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। समझ में आ गया? यदि हमारे पास ये वायुमंडल जो नहीं होता तो दिन में तो बहुत तेज गर्मी पड़ती, इतनी तेज गर्मी कि जिससे हम शायद जल सकते थे, और रात के समय इतनी तेज ठंड पड़ती कि शायद हम जम सकते थे। तो इस पृथ्वी पर रहने योग्य जो टेम्परेचर बनाया है, किसने बनाया है? इस वायुमंडल ने बनाया है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। समझ में आया? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो ऊष्मा पैदा करती है और पृथ्वी पर रोककर उसे ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत सबसे मुख्य गैस कौन सी है? तो आपको बताना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना असंभव हो जाता है। समझ में आ गया? अब आपको इस बात से समझ में आ चुका होगा कि पृथ्वी को गर्म करने या वातावरण को गर्म करने का काम कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। इन्होंने बताया कि यदि इसका अभाव होता है, यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो नहीं होती तो पृथ्वी इतनी ठंडी होती कि जिस पर रहना संभव नहीं था। किंतु अब जो कारखाने हैं, कारों के धुएं हैं, इससे ना वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस वजह से उनके लेवल के बढ़ने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ने की वजह से गर्मी बढ़ रही है, और गर्मी बढ़ने की वजह से जो तापमान है वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस तापमान को क्या कहा जाता है? भूमंडलीय तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्वेश्चन बनता है ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वजह से होता है? तो सबसे मेन है ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्मी पैदा करती है और कल कारखानों के बढ़ने से और कारों अत्यधिक मात्रा में वाहनों का दोहन करने से वातावरण के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिस वजह से ऊष्मा बढ़ती जा रही है और ऊष्मा की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसे कि ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, तापमान की इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र में जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं वो बाढ़ से पीड़ित हैं। बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके होने के कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है।
जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे और पशु दिन ब दिन लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब चलते हैं वायुमंडल के संगठन की तरफ, वायुमंडल के संगठन की तरफ। ठीक है, देखिए, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेकों गैसों का मिश्रण होता है। जैसे कि नाइट्रोजन होता है इसके अंदर ऑक्सीजन होता है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, सब तरह की गैस होती है। लेकिन कौन कौन सी गैस कितने कितने परसेंटेज में होती है ये आपको पता है? नहीं पता है। चलो देखते हैं कैसे होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो ऐसी गैसें हैं जिसने वायुमंडल का बड़ा भाग घेर रखा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा भाग किसने घेर रखा है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने। और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, ऑर्गन, हाइड्रोजन ये कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा गैस के कारण, धूल के कारण, गैसों के अलावा धूल के कारण छोटे छोटे कण हवा में मौजूद होते हैं। और ये आप इस पाई चार्ट के थ्रू देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से आपको बेटा ये पाई चार्ट दिख रहा होगा। इस पाई चार्ट के अंदर आप देखिए जो ब्लू पोर्शन जो नज़र आ रहा है, ब्लू पोर्शन, ये है हमारी प्राण वायु ऑक्सीजन। ठीक है, हम ये इसको जीवित रहने के लिए ये हम एक सांस के रूप में इस वायु को इस ऑक्सीजन को लेते हैं। ये ब्लू कलर की है। और जो पोर्शन पीला पीला पट्टी दिख रही है, ये पीली पीली पट्टी, ये जो पीली पट्टी है इसके अंतर्गत आती है ऑर्गन। इधर एक हल्की सी लाल लाइन दिख रही होगी आपको, ये हल्की लाल लाइन कार्बन डाइऑक्साइड की है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत केवल और केवल 0.03% है। ऑर्गन का है 0.93% और 21% तो है ऑक्सीजन। और ये जो वाइट वाला पोर्शन जो पूरा नज़र आ रहा है, ये वाइट वाला पोर्शन पूरा 78% नाइट्रोजन है। यानी कि क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? तो हमें बताना है नाइट्रोजन गैस है। फिर उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल जो ये अन्य गैसें जो है वो ये लाल कलर की पट्टी में शो हो रही है और वो है 0.04%। ठीक है, अन्य गैसें इतनी कम है। आया सबको समझ में? वायुमंडल में किस प्रकार से गैसों का संगठन है देख लिया आपने। अब चलते हैं आगे की तरफ। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदलते हैं। अब आप कहेंगे कि पौधों के अंदर कौन से जीवाणु होते हैं जो कि नाइट्रोजन को लेते हैं? तो पौधों के अंदर राइजोबियम नाम के जीवाणु होते हैं जो कि अपने अंदर नाइट्रोजन को समाहित करते हैं तथा उन्हें नाइट्राइट, नाइट्रोक्साइड आदि में बदलते हैं, जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सके। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। सेकेंड नंबर गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, जो कि पूरे वायुमंडल में फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन है, सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन है। मनुष्य तथा जो पशु होते हैं वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, लेकिन जो हरे पादप होते हैं ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया जब करते हैं यानी कि भोजन बनाते हैं, तब ये भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे क्या वातावरण के अंदर इन दोनों गैसों का बैलेंस बराबर रहता है। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। वृक्ष अगर काटेंगे तो हमारे वातावरण के अंतर्गत ऑक्सीजन बना नहीं पाएंगे। वृक्ष बनाते हैं ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नहीं बन पाएगी और बैलेंस बिगड़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादपों
अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। समझ में आया? हम लोग ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर रहे हैं, तो उनके द्वारा छोड़ी जा रही है और हमारे द्वारा ली जा रही है, तो इन दोनों के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने की वजह से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। कौन? ईंधन। ठीक है, इसलिए ईंधन को जलाना नहीं चाहिए, कम से कम यूज़ में लेना चाहिए। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ जो आयतन है वो पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु में को प्रभावित करता है। समझ में आया? आप सोचते हो कि अगर है ना बैलेंस बराबर है तो फिर इतनी गर्मी क्यों है? इतनी गर्मी इसलिए है बेटा क्योंकि अब दिन बर दिन जो लोगों ने कल कारखाने खोल दिए हैं, ईंधनों का प्रयोग करने लग गए हैं, कोयला, खनिज तेल, इन सब का, तो इस वजह से क्या है, दिन ब दिन धुआं बढ़ता जा रहा है और धुएं की वजह से भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पृथ्वी का जो तापमान है वो दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है। आया समझ में? यही तापमान मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको कि जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है। फैल के फिर हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठने लग जाती है। लेकिन जो ठंडी गैस होती है वो सघन होती है, यानी भारी होती है। ठीक है, इसलिए वह नीचे रहती है, नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है उसकी, हमेशा ठंडी वायु नीचे जमने की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि सब चीज़ें ठंडे में जमती है ना, तो वायु के साथ भी यही सीन चलता है, इसलिए इससे नीचे रहने की प्रवृत्ति है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थानों को भरने के लिए वहां आ जाती हैं। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। ठीक है, गर्म वायु को ऊपर उठने की उसकी प्रकृति है, तो फिर वो स्थान जो गर्म वायु अगर उड़ जाएगी तो वहाँ उस स्थान को ठंडी वायु घेर लेगा और इस प्रकार से ये वायु चक्र चलता रहता है। चलिए आगे की तरफ अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना कैसी होती है? हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। ये है पहला क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, हमने वायुमंडल की परतों को 5 भागों में बांट दिया है। पहली है क्षोभमंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्यमंडल, चौथी बाह्य वायुमंडल और 5वीं है बहिर्मंडल। अब देखते हैं पहली क्षोभमंडल। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेने, ठीक है, हम है ना क्या करते हैं, इस मंडल के अंदर, इस क्षोभ मंडल के अंदर जो वायु होती है हम उसी से सांस ले सकते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं भी इसी मंडल के अंतर्गत आती है, जैसे कि वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण, ये सारी तरह की जो भी घटनाएं होती हैं, मौसम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो वो सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट समताप मंडल की तरफ। क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग होता है वो समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ होता है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं को लेकर मुक्त है। समझ में आ गया? यानी कि समताप मंडल के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भी मौसम परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी बादल बनना नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। मतलब समताप मंडल में, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, समताप, यहाँ का जो तापमान है वो हमेशा एक समान रहता है। ठीक है, इसके फलस्वरूप यहाँ पर परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। जितने भी पक्षी जो होते हैं वो सब उड़ते हैं आकाश में, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा क्षोभ मंडल से ऊपर नहीं उड़ पाते हैं।
तो समताप मंडल ऐसा है जहाँ ना तो पक्षी उड़ पाते हैं, न किसी प्रकार का मौसम संबंधी वहाँ पे कोई उतार चढ़ाव होता है, इसलिए वो हवाई जहाज चलाने के हिसाब से, हवाई जहाज उड़ाने के हिसाब से सबसे आदर्श जगह मानी जाती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। समझ में आया? इसी मंडल के अंतर्गत ओजोन गैस की परत भी मानी जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मैंने अभी आगे आगे बताया कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, यदि ये जो ओजोन परत नहीं होती है तो वो डायरेक्ट हमारे हाथों में या फिर हमारे स्किन पर लगकर हमारे स्किन में कैंसर जैसे रोग पैदा कर सकती थी। बट ओजोन परत एक ऐसी परत है जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छानकर हमारे पास भेजती है, ताकि हमारा शरीर इन विभिन्न प्रकार के स्किन कैंसर्स, स्किन डिजीज़ से बच सके। नेक्स्ट है मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला उल्का पिंड इस परत में आने से जल जाता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है मध्यमंडल। मध्यमंडल ये बेटा 80 किलोमीटर तक की फैली होती है, और अंतरिक्ष के अंदर अगर कोई भी उल्का पिंड आता है तो वो इस परत में अगर आ जाता है तो वो अपने आप जल जाता है। नेक्स्ट है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। आयन मंडल, ठीक है। हम पहले ऐसे मतलब इनको हमने अलग अलग पहले इनको वायुमंडल की परतों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इन नामों से जाना जाता है। लेकिन अब हमने जो ओजोन परत है उस ओजोन परत को नाम बदल दिया है, हमने उसको मध्यमंडल दे दिया है, और जो आयन मंडल है उसको हमने बाह्य वायुमंडल दे दिया है। लेकिन ये उन्हीं का ही कुछ भाग है। तो बाह्य वायुमंडल के अंतर्गत है कि बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी अत्यधिक तीव्रता बढ़ती रहती है। समझ में? अत्यधिक गर्मी बढ़ती रहती है। और तापमान आयन मंडल इस अंतर्गत आता है, और ये 80 से लगाकर 400 किलोमीटर तक का फैला हुआ होता है आयन मंडल। आप कहेंगे आयन मंडल का क्या कार्य है? तो आयन मंडल बेटा रेडियो तरंगे, सैटेलाइट वगैरह जो होती है, टीवी चलना है, जिस प्रकार से न्यूज़ वगैरह चलता है तो उनकी सैटेलाइट किस प्रकार से पकड़ती है, तो वो आयन मंडल के अंतर्गत आती है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। समझ में? रेडियो तरंगों के लिए, सैटेलाइट्स के लिए, इस प्रकार के तरंगों के लिए इस परत का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। लास्ट है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल को देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। समझ में आया? हल्की गैसें जो होती है, मैंने आपको बताया, जो गर्म गैसें होती हैं वो हल्की हो जाती है, हल्की होकर वो ऊपर उठने लगती है तो वो और ऊंचाई तक उड़ती रहती है। तो जो हल्की गैसें होती है वो यहाँ बहिर्मंडल में हमेशा फैलती रहती हैं, तैरती रहती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मौसम एवं जलवायु। देखते हैं मौसम एवं जलवायु को। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट के प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच की भविष्यवाणी पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क इसके स्पीकर है, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। समझ में आया? कहने का मतलब ये इन्होंने एक उपमा दी है कि यदि हमारा शरीर एक रेडियो माना जाए और हमारा मस्तिष्क है ना वो उसका स्पीकर है, स्पीकर जहाँ से आवाज़ आती है, तो फिर हम मौसम को क्या मानेंगे? मौसम तो इस भारत देश में भी
या फिर पूरे विश्व में ही देख लो आप, मौसम पल भर में बदलते रहते हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं है। अभी धूप है तो थोड़ी देर में छाँव आ जाएगी, छाँव आ जाएगी तो थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है। तो हम मौसम को यूँ कह सकते हैं कि रेडियो के उन बटनों, वो नियंत्रक बटन है जो हमारी ज़िंदगी के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अगर बहुत ज़्यादा गीला मौसम है या बहुत ज़्यादा गर्म मौसम है तो वह किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाता है। लेकिन अगर मौसम तो दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ता घटता बदलता रहता है, लेकिन अगर कहीं लंबे समय तक एक जैसा मौसम रहे तो वह जलवायु में बदल जाता है। इस जलवायु कैसे होती है? सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, ये जो 6 जलवायु होते हैं ये सब जलवायु के अंतर्गत आती हैं। क्या अब आप समझ गए होंगे कि मौसम को दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं, क्यों आवश्यक है दैनिक पूर्वानुमान करना। नेक्स्ट अब चलते हैं तापमान की तरफ। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। समझ में आ गया? ये ध्यान रखना है कि शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है। आतपन, ठीक है, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उन्हें आतपन कहा जाता है। अंडरलाइन करना है, क्वेश्चन बनता है आतपन से आप क्या समझते हैं, तो आपको बताना है सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसे आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। समझ में आ गया? याद रखना है किस तरफ घटती हैं, ध्रुवों की तरफ घटती हैं। ठीक है, इस वजह से तापमान भी उसी तरफ घटता रहता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एस्फाल्ट से बनी सड़कें एवं ध्रुव धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं और रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती हैं। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं वायु दाब की तरफ। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं पर लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अंडरलाइन कीजिएगा, वायु दाब किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है और निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ होता है।
कि निम्न दाब कैसे बनता है कि अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, इस वजह से वो निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। और निम्न दाब जो होता है वो बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, जिसके फलस्वरूप ये भारी होती है और भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के क्षेत्र के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। कुछ वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती हैं। अंडरलाइन कीजिएगा, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती हैं। आप क्या जानते हैं की तरफ चलिए, देखिए क्या कहते। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पे जाते हैं तो एक विशेष प्रकार का सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकता है। ठीक है, समझ में आया? ये कहने का मतलब ये है कि चांद पे बिल्कुल हवा नहीं है और हवा नहीं होने की वजह से वहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल है। वहाँ पे जाते हैं तो लोग तैरते हैं, इस वजह से एक विशेष प्रकार की यूनिफॉर्म को पहना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। आप पवन का काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं। कभी कभार जब पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल एवं धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन का मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। पहला पॉइंट देखिए, स्थायी पवनें। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें कहलाती। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। दूसरा है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, इसलिए उदाहरण के लिए देखिए भारत में मानसूनी पवनें। और तीसरी पवनें हैं स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल में एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहते हैं? समझ में आया? आपको पता होगा कि गर्मियों के समय में इधर राजस्थान की तरफ में बहुत तेज गरम हवाएं चलती रहती है। समुद्री समीर भी है के अंतर्गत के भी आता है, तो उसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। लू होती है ना, जिन्हें गरम वायु को लू कहा जाता है ना। अब चलते हैं आर्द्रता की तरफ। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों में से वाष्पित होता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। समझ में आया? जल वाष्प यानी कि भाप बनकर ऊपर उठने लग जाता है, जिसे जल वाष्प कहा जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अंडरलाइन कीजिएगा, वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जिस दिन वायु के अंदर जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होगी, नमी सी ज़्यादा होती है, उस दिन हम उसे आर्द्र दिन कहा जाता है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है,
इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है। यह हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सुखाता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है और बादल इन्हीं जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है तो वायु में न तैर सक पाती है, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। समझ में आया? जल वाष्प ठंडा होकर जल की बूंदें बना लेता है और जल की बूंदें बनाने के बाद में जब वो बहुत आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित होकर वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में ही दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाले वर्षा जल कहलाता है। समझ में आया? पृथ्वी पर अगर बादलों से अगर पानी गिर रहा है तो वो एक वर्षा कहलाएगा। ज़्यादातर जो भूमिगत जल होता है, भौम जल जिसे कहा जाता है, जो भूमिगत जल होता है वो हमें वर्षा से ही प्राप्त होता है। भूमिगत जल के अंतर्गत बेटा कुओं से, नल से, बावड़ियों से, तालाबों से, ट्यूबवेल से, इन द्वारा पानी प्राप्त होता है। तो ये हमें अधिकतर वर्षा के पानी से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करता है। जब पहाड़ी पार्श्वों के पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा जल अनावृत पहाड़ों के नीचे बहती रहती है और इससे निचले इलाके जो होते हैं, जो पहाड़ों के नीचे की तरफ रहने वाले लोग होते हैं, उनके में बाढ़ आने की संभावना होती है। तो हम क्रियाविधि के आधार पर वर्षा को तीन प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है संवहनीय वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा, तीसरा है चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, वर्षा को 3 भागों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। ये नाम आपको याद होने चाहिए। पौधे तथा जीव जंतु को जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी से सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।